now we will start with today's topic, and today's topic is very interesting and very important, which is staffing. So again, with the normal provision of my class, staffing होता क्या है? Ma'am, hiring eligible Staff candidates is to the the organization. process of hiring candidates. Provision of hiring candidates. For sure. Okay, Arzu, you tell me. Ma'am, hiring eligible candidates to the organization. Hiring eligible candidates for the organization. Yes, Managers, Ram. managers build an organization through recruitment, selection, development of individuals. Okay, right. So when we talk about the staffing, so the meaning of staffing is the process of acquiring, deploying, and retaining a workforce of appropriate quantity and quality to create positive impacts on the organization's effectiveness. So there are three things that you have to understand in this definition. First is acquire, second is deploying, and third is retaining. So when I talk about acquiring means आपको लाना है, आपने वो एम्प्लॉयज ले आए. डिप्लॉय मीन्स आपको नॉर्गन उसको आपने कहीं कहीं पे लगा दिया कि आपने उनको जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज बता दी. दैट इज डिप्लॉइंग. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट रिटेनिंग मीन्स कि यू हैव टू मेक श्योर दैट योर एम्प्लॉय स्टेज विद द ऑर्गेनाइजेशन. उन वो ये नहीं है कि आज वो आए और 2 दिन के बाद ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के चले जाएं. दैट इज नॉट द मीनिंग ऑफ स्टाफिंग. वो जितने टाइम तक आप किसी भी कोई भी एम्प्लॉय एक एम्प्लॉयर के साथ रहता है, दैट इज बेनिफिशियल फॉर द कंपनी. एक कंपनी की उसकी रेपुटेशन बहुत ज्यादा बढ़ती है. अ वर्कफोर्स ऑफ एप्रोप्रिएट क्वांटिटी एंड क्वालिटी. स्टाफिंग में आपको ये भी देखना होता है कि आपके पास जितने लोग आ रहे हैं, जितने आपको चाहिए, वो सही टाइम पर आपके पास अवेलेबल है और सही क्वालिटी में अवेलेबल है. सो व्हेन आई टॉक अबाउट द क्वालिटी मींस दे हैव द रिक्वायर्ड सेट ऑफ स्किल्स. जो स्किल्स आपको चाहिए, जो नॉलेज आपको चाहिए, वो उन पर्टिकुलर सेट ऑफ एम्प्लॉयज में अवेलेबल हो, so that they can create a positive impact on the organization's effectiveness. So moving forward, the first thing that we will study is the staffing process. So when we talk about the staffing process, there are 8 steps involved into it. So the first step is human resource planning. ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का क्या मतलब है? कोई भी मैनेजर है, वो एचआर मैनेजर है, उसको क्या देखना है कि उसको कितने ह्यूमन रिसोर्स चाहिए. ह्यूमन रिसोर्स मीन्स हाउ मेनी एम्प्लॉयज आर रिक्वायर्ड. उसको 10 एम्प्लॉयज चाहिए ऑफ व्हाट डिग्री. उसको से 10 एमबीए चाहिए, 5 पीजीडीएम्स चाहिए, 10 बीबीए स्टूडेंट्स चाहिए. वो उसने एक प्लानिंग कर लिया कि मुझे अपनी एंटरप्राइज के लिए आई रिक्वायर दीज मेनी एम्प्लॉयज. नाउ आफ्टर एक्चुअली प्लानिंग अबाउट इट, वो सेकेंड स्टेप क्या करेगा? रिक्रूटमेंट. सो व्हेन वी टॉक अबाउट रिक्रूटमेंट मीन्स कि वो उसको एडवर्टाइज करेगा. वो उसको कैसे एडवर्टाइज करेगा, दैट वी विल स्टडी इन दी लेटर स्लाइड्स. बट अब उसने सोचा कि मुझे 10 एम्प्लॉयज चाहिए, नाउ ही विल एडवर्टाइज अबाउट इट. अब एडवर्टाइज करने के बाद कुछ पूल ऑफ कैंडिडेट्स उसके पास आ गए. से उसके पास 10 पोजीशंस खाली थी और उसके बाद 100 कैंडिडेट्स थे जिन्होंने अप्लाई किया. So the third step, being an HR manager, being the process of staffing is the selection. उसको select करने हैं उन 100 employees में से 10 best employees. Now after selection, the fourth step is induction and orientation. So induction का क्या मतलब होता है कि उसने जो भी candidate select हो गया, उस candidate को ऑर्गेनाइजेशन से इंट्रोड्यूस करवाना है. ऑर्गेनाइजेशन से इंट्रोड्यूस क्या करवाना है कि ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पे आपके सीनियर बैठते हैं, यहाँ पे से टॉप एग्जीक्यूटिव्स बैठते हैं, ये आपके टीम मेंबर्स हैं. आपको उनसे आपस में इंडक्शन हो जाएगा. जैसे अभी आप लोगों का क्या कर रहा है, प्री इंडक्शन चल रहा है. आप लोग से फेमिलियर हो रहे हो कि लॉयड क्या है, लॉयड की फैकल्टी कौन कौन है, कौन कौन सी फैकल्टी कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाती है. दैट इज इंडक्शन. इंडक्शन के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, दैट इज ओरिएंटेशन. ओरिएंटेशन इज रिलेटेड टू योर वर्क. आपको अपने वर्क रिलेटेड चीजें बताई जाएंगी कि ये आपका जॉब रोल है, ये आपके के आर एज है. के आर एज मीन्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी एरियाज है जो आपको परफॉर्म करने हैं. अब सपोज मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में गई और मेरे खुद अपने एक सेट ऑफ स्किल्स होंगे. वो सेट ऑफ स्किल्स हो सकता है कि उस ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई ना होते हो, वो सिर्फ बेसिक हो, एंड दैट ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर्स मोर स्किल्स. So then I'll go with the process of training and development.
सो व्हेन आई टॉक अबाउट ट्रेनिंग, ट्रेनिंग का क्या मतलब है, जो नए एम्प्लॉयज को दी जाती है, बिकॉज देयर इज अ टेक्नोलॉजिकल चेंज। आप एक नई ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हो, आपको पता होना चाहिए कि वो ऑर्गेनाइजेशन कैसे ऑपरेट कर रही है, दैट इज ट्रेनिंग। एंड स्टाफिंग डेवलपमेंट क्या होता है, डेवलपमेंट मीन्स जब आपको ट्रेनिंग करने के बाद जो लोअर मैनेजमेंट पे होते हैं उनकी ट्रेनिंग होती है, एंड पीपल हु आर एट मिडिल लेवल और टॉप लेवल उनका डेवलपमेंट होता है, सो दैट दे कैन फेच दी अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज, उनको मे बी प्रमोशन के लिए डेवलप किया जाए, डिफरेंट सेट ऑफ स्किल्स उनमें इनकॉर्पोरेट की जाए। अब आप एक ऑर्गेनाइजेशन में आ गए, आपको पता चल गया ये मुझे काम है, ये मेरा काम ऐसे होगा, उसके बाद आप कुछ टाइम तक वो काम करते रहोगे। फिर जब आप काम करोगे तो फिर क्या होगा, आपको परफॉर्मेंस अप्रेजल होगा, मतलब मे बी 6 मंथ्स के बाद, मे बी आफ्टर 3 मंथ्स, मे बी आफ्टर एन ईयर, आपकी परफॉर्मेंस को देखा जाएगा कि दैट वाज द स्टैंडर्ड एंड वेयर आर यू। आपको उसके बीच में कंपैरिजन किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ योर अप्रेजल। या तो आपका ट्रांसफर होगा या प्रमोशन होगा। सो ट्रांसफर का क्या मतलब होता है, वर्ड हॉरिजॉन्टली आपको, से आप गुड़गांव वाली ब्रांच में, आपको नोएडा वाली ब्रांच में भेज दिया जाएगा, या आप मार्केटिंग डिपार्टमेंट में हो, आपको सेल्स डिपार्टमेंट में भेज दिया जाएगा, दैट इज ट्रांसफर। हॉरिजॉन्टली आप सिर्फ मूव कर रहे हो। प्रमोशन क्या होता है, वर्टिकली आप इंक्रीज कर रहे हो। सो या तो आपका ट्रांसफर होगा या प्रमोशन होगा, या फिर सेपरेशन हो जाएगा। सेपरेशन का क्या मतलब है, सपोज मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में गई, मैंने सोचा था कि मेरा जो अप्रेजल है वो बहुत अच्छा होगा, वो मैंने सोचा इट शुड इंक्रीज बाय दिस मच, नाउ इट हैज ओनली इंक्रीज्ड बाय दिस मच। तो दो ऑप्शंस हैं, या तो मेरे को खुद ही लगेगा कि ये ऑर्गेनाइजेशन ढंग से अप्रेजल नहीं करती तो मुझे ये ऑर्गेनाइजेशन छोड़ देनी चाहिए, या फिर ऑन द बेसिस ऑफ अप्रेजल ऐसा हो सकता है कि मैंने इतना सोचा था बट मेरी ऑर्गेनाइजेशन ने मेरी परफॉर्मेंस को कहा कि आई एम नॉट डूइंग वेल, तो वो ऑटोमेटिकली मुझे उस ऑर्गेनाइजेशन से जाना पड़ जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। इफ इन केस यू हैव एनी डाउट आस्क मी। ओके, एनी डाउट? No, ma'am. No, ma'am. Hello. Okay, so now the second thing that we have to understand and very important to know, that is recruitment and selection. So what is recruitment? अभी मैंने बताया recruitment क्या होता है। The doing advertisement for the particular job. Placement of the companies. Placement of the company. Okay, what else? Anybody? Recruitment of person on the basis of their skills in in comparison to the work performed by them. Writing applications. Writing Internal and application. external source where required personnel can be But recruited. those are the sources. But what is recruitment exactly? I'm doing advertisement for a particular job. So that is the way we do recruitment. But recruitment का क्या मतलब होता है, अभी मैंने बताया। So Ma'am, recruitment, recruitment is hiring of employees as per their skills and the best person for the job. not exactly. Yes, Purnima. Finding people. Ma'am, selection and Overall placement. process of attracting and shortlisting the people which the organization is needed. Right. So there were few comments also which were absolutely correct. So when we talk Hiring about of the, new staff, hiring of new staff or a right person for a vacancy. so hiring is not the part of recruitment. Recruitment is only asking for the applications. So when I talk about recruitment, recruitment means the process of generating a pool of qualified candidates. सिर्फ आप अपने पास अभी एप्लीकेशंस मंगा रहे हो, दैट इज रिक्रूटमेंट। मैंने एक जॉब का एडवर्टीजमेंट दिया जिसकी वजह से मेरे पास एप्लीकेशंस आए, that is the only meaning of recruitment. Recruitment has no other meaning apart from it. So it means the process of discovering potential candidates. Hire करना है नहीं करना, that is altogether a different thing. सिर्फ आपको अभी अपने पास एप्लीकेशंस मंगानी है, वो रिक्रूटमेंट है। अब रिक्रूटमेंट के दो गोल्स होते हैं। दो गोल्स क्या होते हैं, पहले अट्रैक्ट द क्वालिफाइड कैंडिडेट्स।
मतलब जो भी कैंडिडेट्स उस पोजीशन के लिए क्वालिफाइड है, आपको उनको बुलाना है, उनको अट्रैक्ट करना है कि वो आपके ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करें। और ये एक एचआर मैनेजर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वो कैसे अपनी कंपनी की एडवर्टीजमेंट कर रहा है, कैसे लोगों को बुला रहा है, लिंक्डइन पे डाल रहा है, फेसबुक पे डाल रहा है, किसी से बात कर रहा है, अपने फ्रेंड सर्कल में बात कर रहा है। दैट इज दी वर्क ऑफ द एचआर मैनेजर। बट आपको अच्छे कैंडिडेट्स अपने पास बुलाने हैं। और सेकंड क्या काम है? इनकरेज अनक्वालिफाइड एप्लीकेंट्स टू सेल्फ सेलेक्ट देमसेल्व्स आउट। इसका मतलब है कि सपोज से कोई एप्लीकेशन निकलती है, सेम सिंस आई एम फ्रॉम अ फाइनेंस बैकग्राउंड, आरबीआई में एक पोजीशन निकलती है फॉर फाइनेंस ऑफिसर। अब फाइनेंस ऑफिसर के लिए कोई पोजीशन निकली जिसमें से कुछ कुछ कंडीशंस थे कि आई शुड बी अ पीएचडी एंड आई शुड हैव 7 years ऑफ एक्सपीरियंस इन पीएसयू। अब ये क्या है? ये जब मुझे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया गिवन है, तो मैंने क्या किया, मैं क्वालिफाइड नहीं हूँ, तो इसने इस पर्टिकुलर चीज ने, जहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे रखा है, उसने मुझे एनकरेज किया कि मैं वहां से खुद हट जाऊं, कि जिससे मेरे जो भी वहां पे रिक्रूटमेंट मैनेजर बैठा होगा उसको ऐसी स्क्रीनिंग ना करनी पड़े जो बंदे क्वालिफाइड थे ही नहीं। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Good. So next is recruitment is a two-way street. It's a two-way process. So two-way process क्या है? पहला process क्या है? Organization is looking for a qualified applicants. एक organization है, वो अच्छे लोगों को ढूंढ रही है, और दूसरी तरफ candidates भी एक अच्छी organization को ढूंढ रहे हैं। So सिर्फ organization को candidates की जरूरत नहीं है, candidates को भी organization की जरूरत है। So it's a two-way process. It's a two-way street. दोनों तरफ ये रास्ता जाता है। Moving forward, now there's a recruitment process for the organization and one process is for the candidates. क्योंकि अभी मैंने क्या बोला, ये दो रास्ते हैं। अब दो रास्तों में एक रास्ता कहाँ जा रहा है और एक रास्ता कहाँ जा रहा है, that we have to understand. So सिंपल सा है, ये बहुत ही बेसिक है। आपने देखा, पहले आपने क्या देखा, एक भी किसी भी मैनेजर ने, अब आप यहाँ पे एचआर मैनेजर हो, आपने देखा कि क्या सिलेक्शन क्राइटेरिया है, मुझे क्या क्या एक्सपीरियंस चाहिए कैंडिडेट से, फिर आपने उसके बारे में एडवर्टाइज किया। एडवर्टाइज के बाद आपको एप्लीकेशंस मिली। अब उन एप्लीकेशंस की आप क्या करोगे हो, कैटेगरीज बना लिया आपने। वो कैटेगरी आप 2 भी बना सकते हो, 3 भी बना सकते हो, 4 भी बना सकते हो, डिपेंडिंग कि आपकी कैसे कैसे रिक्वायरमेंट्स हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं है आपको कैटेगरी ए बी सी बनानी है, आप मिनिमम 2 कैटेगरीज बनेंगी, वो 3 4 5 कितनी, डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन। सो इन दिस एग्जांपल देयर आर 3 कैटेगरीज। कैंडिडेट आपने देखा यहाँ पे कैंडिडेट्स हैं, कैंडिडेट ए, कैंडिडेट बी, कैंडिडेट सी। अब कैंडिडेट बी आपने देखा कि नहीं, ये सूटेबल नहीं है, कि क्वालिफाइड नहीं है, आपने इसको क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, और इसको क्या भेज दिया, थैंक यू ईमेल। आपने कैंडिडेट सी को भी रिजेक्ट कर दिया, इसको क्या भेज दिया, थैंक यू ईमेल। कैंडिडेट ए प्रिलिमिनरी, आपको लगा कि हाँ यार ये एप्लीकेशन फॉर्म से दिस पर्सन इज फाइन, दिस पर्सन इज फुलफिलिंग all the eligibility criteria, I need to take forward this step. Now, after thinking about it, कि हाँ preliminary screening is fine, you will take the interview of candidate A. After taking the interview, you will see whether that person is passing the criteria or not. If the person passes the criteria, you will offer the job. If the person does not pass the criteria, you will send them an thank you email. Is it clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Good. Now what, as a candidate, अब हम सब candidates हैं, हमें क्या process follow करना है? So this is very interesting and very easy process again. अभी आप सब इस स्टेज पर हो, you are receiving education. आप लोगों ने जो जो पोस्ट ग्रेड में देखा कि ओके आई हैव टू गो फॉर एमबीए, आई हैव टू गो फॉर पीजीडीएम, डिपेंडिंग अपॉन कि आपका आगे क्या क्राइटेरिया है, आपको मे बी क्या करना है, डिपेंडिंग अपॉन योर फ्यूचर गोल्स, you have received the education and you have decided at in which occupation you want to land up yourself. Now after this, acquire employment experience. आपने क्या करा, यू हैव टू एक्वायर द एम्प्लॉयमेंट एक्सपीरियंस। अब वो अब
क्वेश्चन ये आएगा, मैम हम तो पढ़ाई कर रहे हैं, हमारे पास एम्प्लॉयमेंट एक्सपीरियंस कैसे आएगा? सो आपके पास एम्प्लॉयमेंट एक्सपीरियंस कैसे आएगा? बाय डूइंग द इंटर्नशिप्स, मे बी few ऑफ यू आर ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड. सो जो भी होगा आप उससे क्या करोगे, आपने एक एम्प्लॉयमेंट एक्सपीरियंस गेन कर लिया. नाउ मूविंग फॉरवर्ड यू विल लुक फॉर द जॉब ओपनिंग्स. जॉब ओपनिंग्स आपने देखी कि आपके डोमेन में कौन कौन सी जॉब ओपनिंग्स अवेलेबल है. आपने उन जॉब्स के लिए अप्लाई किया. अप्लाई करने के बाद आप देखोगे कि आपको कॉल आ रहा है या नहीं आ रहा है. आफ्टर रिसीविंग द कॉल फ्रॉम द कंपनी यू विल इम्प्रेस दैट कंपनी ड्यूरिंग योर इंटरव्यू. इम्प्रेस का ये मतलब नहीं है कि आप के पास स्किल्स नहीं है. इम्प्रेस मीन्स कि यू शुड हैव स्किल्स, नॉलेज, एबिलिटी, यू हैव द कंप्लीट सेट ऑफ कॉम्पिटेंसीज. सो जब हम कॉम्पिटेंसीज की बात करते हैं, सो देयर इज दिस टर्म AKSA which is equal to competency. ये पता है AKSA क्या है? Anybody? Okay. So when I talk about A का मतलब होता है attitude, K का मतलब होता है knowledge, S का मतलब होता है skills and A का मतलब होता है ability. जब ये चारों चीजें आपके पास होती हैं तो that becomes the competency. आप कॉम्पिटेंट होते हो, आपके पास वो रिक्वायर्ड चीज है. सो यू हैव टू मेक श्योर कि आपके पास वो एटीट्यूड हो दैट यस आई एम राइट फॉर दिस जॉब. आपके पास नॉलेज हो, वो जो आपने पढ़ा है थ्योरी में, यू शुड हैव इट. स्किल मतलब आपने उसको प्रैक्टिकली अप्लाई किया हो. एंड हाउ विल यू प्रैक्टिकली अप्लाई इट? ड्यूरिंग योर इंटर्नशिप्स. एंड एबिलिटी कि आपको जो भी जॉब रोल दिया जाएगा आप उसको इजीली कर सकते हो. आपने देखा, अब आप ऐसा तो है नहीं कि यू विल ओनली अप्लाई इन वन कंपनी. यू माइट हैव अप्लाइड इन 2, यू माइट हैव अप्लाइड इन 3. यू विल इवैल्यूएट दोस कंपनीज की कंपनी A ऐसी है, कंपनी B ऐसी है, कंपनी C ऐसी है, मे बी ऑन द बेसिस ऑफ देयर फैसिलिटीज, ऑन द बेसिस ऑफ देयर रेम्यूनरेशन, ऑन द बेसिस ऑफ द लोकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ द बॉस, ऑन द बेसिस ऑफ टाइमिंग्स. आपने बहुत सारे फैक्टर्स पे उसको एनालाइज किया. आफ्टर एनालाइजिंग यू विल आइदर एक्सेप्ट और रिजेक्ट द job offer. Is it clear? Yes, ma'am. Good. Yes, ma'am. Ma'am. Now the next thing is sources of recruitment. Recruitment के लिए एक HR manager के लिए क्या क्या important है, वो कहाँ से recruit कर सकता है. So when we talk about the sources, there are two sources, internally and externally. Internally means अपनी ही organization से वो recruitment process खत्म कर दे, या एक्सटर्नली बाहर से ले. और रिक्रूटमेंट का मतलब सिलेक्शन नहीं होता, ये आपको याद रखना पड़ेगा. रिक्रूटमेंट का सिर्फ सिंपल सा मतलब होता है आपने कैंडिडेट्स बता दिए कि इस पोजीशन के लिए ये वाले कैंडिडेट्स अवेलेबल हैं. वो सिलेक्ट होते हैं या नहीं होते, दैट इज इंटायरली अ नेक्स्ट स्टेप. आपने इंटरनली कैसे दिया, प्रमोशन दे सकते हो. एक यहाँ पे एक मैनेजर की सीट पोजीशन खाली है, ऐसे यहाँ पे एक CEO की पोजीशन खाली है और नीचे 10 मैनेजर्स हैं. तो आपने क्या किया, उन सबको एक एग्जाम देने के लिए कह दिया कि ये प्रमोशन एग्जाम है, आपकी परफॉर्मेंस एवेल्युएट कर रहे हैं हम पिछले 3 साल की, आपका एक्सपीरियंस एवेल्युएट कर रहे हैं. तो आप उनमें से किसी एक को प्रमोशन देके क्या कर दोगे, CEO दे दोगे. ट्रांसफर नोएडा से, अभी बताया गुड़गांव से नोएडा भेज रहे हैं सिर्फ वो पोजीशन फुलफिल करने के लिए. अगेन कहीं पे CEO की पोजीशन है और एक जगह पे मुझे लगता है 2 CEOs हैं. So I may ask both the CEOs कि तुम उस वाले पार्ट में, उस वाले प्लांट में, उस वाली कंपनी में जाना चाहोगे. Upgrading. So upgrading is similar to promotion, but there's a difference. कोई बता सकता है that what is the difference between upgrading and promotion? Training people, like if somebody is not trained, so then upgrading their skills and then promoting them. Absolutely correct. So when we talk about upgrading, upgrading is not promotion. Upgrading का ये मतलब नहीं है कि आपको next position पे भेज रहे हैं. Upgrading का मतलब है कि आपको वो skills दे रहे हैं जिससे आप promote हो सको. When I talk about demotion, promotion means आपको ऊपर वाली position पे भेजने के chances हैं, and demotion means कि आपके chances है कि आपको नीचे वाली position पे भेज दिया जाए. Retired employees, people who have already got retired, आप उनसे बात कर रहे हो कि please join back the organization. So अगर आप बैंक्स वगैरह में देखोगे, so बैंक्स वगैरह में क्या होता है, रिटायर्ड एम्प्लॉयज ऑफ गवर्नमेंट सेक्टर, उनके लिए एक कोटा होता है जो क्लरिकल बेसिस पर आ जाता है.
तो रिटायर्ड एम्प्लॉयज का आपने एक पूल क्रिएट कर दिया। रेफरेंस्ड एम्प्लॉयज, रेफरेंस्ड एम्प्लॉयज का मतलब है कि मैं सपोज आई एम वर्किंग इन लॉयड एंड देयर इज अ पोजीशन व्हिच इज वेकेंट इन लॉयड बिजनेस स्कूल, सो आई मे रेफर अ फ्रेंड ऑफ माइन कि हाँ ठीक है ये बंदा आ सकता है। एक्सटर्नली आप बाहर के सोर्सेस को यूज कर रहे हो, यू आर यूजिंग एडवर्टीजमेंट्स, आप ऐड दे रहे हो, न्यूज में दे रहे हो, टेलीविजन पे ऐड दे रहे हो, मे बी रेडियो पे ऐड दे रहे हो। कैंपस रिक्रूटमेंट, आप कैंपस में जाके बच्चे ले रहे हो। सो जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स होते हैं, जैसे आप लोगों की अगर प्लेसमेंट्स होंगी, सो दैट विल बी अ पार्ट ऑफ कैंपस रिक्रूटमेंट कि ऑर्गेनाइजेशंस आ रही हैं कॉलेज में एंड देन दे आर रिक्रूटिंग से 3, 4, 5 स्टूडेंट्स एट अ पॉइंट ऑफ टाइम ऑफ द सेम कॉलेज। प्लेसमेंट एजेंसीज, प्लेसमेंट एजेंसीज क्या होती है? ओके, प्लेसमेंट एजेंसीज एंड एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस, ये क्या होता है? कोई मुझे बता सकता है? Suppose we are getting like there is a skill which like basically a computer course which is required for a job, and if I'm able to do that computer course, at the end of the day they are giving me placement there. Okay, not exactly. Anybody else who wants to give a try? And placement agencies are outside hiring agencies of the company which are linked to the organization to, and they support staff to the organization by conducting their interview processes and all. Then what is the difference between placement agencies and outsourcing or consultancies? No Okay, idea. don't get confused. So whatever he said is absolutely correct. Placement agencies क्या है? ये एक एजेंसीज होती हैं जो एक पर्टिकुलर एक कॉन्ट्रैक्ट ले लेती हैं। जैसे सपोज हमारी हमने कोई प्लेसमेंट एजेंसी ली ए, मेरे जो प्लेसमेंट एजेंसी ए है वो मेरे लॉयड के सारे स्टूडेंट्स को प्लेस करेंगे। सो मैं उनके लिए क्लाइंट हूँ और उनका जॉब रोल क्या है कि वो मेरे अपने स्टूडेंट्स को प्लेस करें। दैट इज द वर्क ऑफ द प्लेसमेंट एजेंसी। आउटसोर्सिंग और कंसल्टेंट्स क्या है? आउटसोर्सिंग और कंसल्टेंट्स के पास बहुत सारे क्लाइंट्स हैं। उनके पास ये भी है कि लॉयड बिजनेस स्कूल हो गया, से IIM हो गया, IIT हो गया, एंड मे बी दे हैव निर्मा यूनिवर्सिटी, दे हैव IMT, ये सारे कॉलेजेस हैं और उनके पास इन सबके और कुछ कंपनीज हैं। कंपनीज में जैसे KPMG हो गई, डेलॉयट हो गई, PwC हो गई, मैकेंजी हो गई, EY हो गई, GT हो गई, ये सारी कंपनीज भी है। अब आउटसोर्सिंग और कंसल्टेंसीज वाले क्या करेंगे? ये जितने भी कॉलेजेस के बच्चे हैं और ये जितनी भी कंपनीज हैं, इन सब में CVs भेजते रहेंगे। सो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज किसके लिए होता है? एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एम्प्लॉयज के लिए होता है। सो जैसे naukri.com है, इंडीड है, यहाँ पे क्या कर रहे हो आप? अपने CVs डाल देते हो और आप अपने CVs डाल देते हो और आपको रिक्वायर्ड जॉब्स आपको बताते जाते हैं। वो आपसे कोई कंसल्टेंसी चार्ज नहीं ले रहे। So that is an employment exchange. Clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Labor Yes, ma'am. contractors क्या होते हैं? Good. Labor contractors क्या होते हैं? जो कॉन्ट्रैक्ट वाली जॉब्स दिलवाते हैं। These are not the permanent employees. ये कोई कॉन्ट्रैक्ट पे चले गए, 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट, 6 महीने के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट। सीजनल कंपनीज में आपको भेज दिया कि जैसे अगर आपकी कोई कंपनी है विच प्रोड्यूसेस प्रोडक्ट से विच प्रोड्यूसेस आइसक्रीम, अब आइसक्रीम सिर्फ हमें समर्स में चाहिए, वी डोंट नीड इट इन विंटर, सो उसके लिए हमें ज्यादा एम्प्लॉयज चाहिए होंगे समर में। तो लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स क्या होते हैं? ये हमें वो एम्प्लॉयज देते हैं जो सीजनल काम कर सके। क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Good. Next we will study selection. Now what is selection? The process of shortlisting right candidates. Correct. So shortlisting of the right candidate for the right job at the right time. It is very important. So when I talk about selection, selection is the process of choosing the most suitable candidate for the vacant position in the organization. In other words, selection means weeding out unsuitable applicants and selecting those individuals with requisite qualification and capabilities to fill the jobs in the organization. As you all already know कि selection means कि आपको जो भी सही candidate है वो आप select
कर रहे हो जो भी ऑर्गेनाइजेशन में पोजीशन खाली है. नाउ व्हाट इज द सिलेक्शन प्रोसेस? हाउ डज इट स्टार्ट? एनीबडी? So now how it starts. So the first step is आपने अपना resume बनाया. Resume आपने एक अपनी summary sheet दी. फिर अब उस summary sheet में आपने अपना भेज दिया कि ये मेरी प्रोफाइल है, ये मेरा cover letter है, मैं इस पोजीशन के लिए applicable हूँ. Kindly consider my application. Now after sending this, what will happen? You will receive a interview call. वो कॉन कॉल भी हो सकती है, वीडियो पे भी हो सकती है, टेलीफोनिक भी हो सकती है, फेस टू फेस भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है. आपके इंटरव्यूज हुए. इंटरव्यूज होने के बाद वो आपको क्या करेंगे? शॉर्ट लिस्ट कर लेंगे कि हाँ ये हमें कैंडिडेट्स हैं जो चाहिए. अब हर एक सिलेक्शन में आपके पास रेफ चेक होता है. रेफ चेक मीन्स रेफरेंस कैंडिडेट्स. दो ऐसे people, you write the name of two people who have some eminent personality, who are some eminent personalities, they have some hold in the corporate sector. So आप उनका रेफ चेक देते हो कि ये सपोज आपके कोई भी नोन जिनके साथ आपने काम किया है, जिनसे हम वेरीफाई कर सके कि जैसा आपने लिखा है वो सारी चीजें ठीक है. जब हमें ये हो जाता है कि हाँ ये बैकग्राउंड चेक वाइज दिस पर्सन, दिस कैंडिडेट इज फाइन, विल गो विद द फाइनल इंटरव्यू. Once we are done with the final interview and we think that this particular candidate is fine, we'll give the selection decision that you have been selected, but that selection decision is tentative. हमने आपको बोल दिया कि हम आपको सेलेक्ट कर रहे हैं, आपने अपना बोल दिया कि ठीक है आई एम फाइन विद द ऑर्गेनाइजेशन. उसके बाद आपका एक मेडिकल चेकअप होता है. मेडिकल चेकअप डिपेंड्स ऑन कंपनी टू कंपनी. सारी कंपनीज मेडिकल चेकअप नहीं करवाती, बट कुछ कंपनीज मेडिकल चेकअप करवाती हैं कि आप उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए फिट हो या नहीं हो. जब उन्हें लगता है कि यू आर फिट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, दे विल डू दी सैलरी नेगोशिएशन. क्योंकि आप लोग अभी यू आर एट एन इनिशियल स्टेज, सो इनिशियल स्टेज में इंडस्ट्री नॉर्म्स के अकॉर्डिंग सैलरी मिलती है. बट जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस के साथ बढ़ते जाते हो, देयर कम्स अ पॉइंट ऑफ सैलरी नेगोशिएशन जहाँ पे आप देखते हो कि मेरे पास इतना एक्सपीरियंस है, दिस वाज द अमाउंट आई वाज गेटिंग 5 years बैक, अब मुझे इतने पैसे मिलने चाहिए. यू नेगोशिएट अकॉर्डिंग टू इट. जब फाइनल सैलरी हो जाती है तो आपको ऑफर लेटर मिल जाता है. यू साइन द कॉन्ट्रैक्ट एंड यू बिकम द एम्प्लॉय ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन. एनी डाउट? No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. Good. So moving. And candidate summary sheet. Okay, great. Please explain, So ma'am. moving forward. Hello, Yes. ma'am. Yes, Kunal. What actually happens in medical checkup? Yes. I can hear you. Yes. So what actually happens in medical checkup? So medical check. Okay, so what happens in medical checkup? Again, I told you that depends on organization to organization. So अगर वो suppose कोई defense वाली है तो वो आपके सारे आई चेकअप, आपके हाथ पैर ये सब चेक करेंगे. If it's an organization जिसमें आपको सिर्फ बैठ के काम करना है, Yes. so they will only check up कि हाँ ठीक है आपको बैक एक प्रॉब्लम्स तो नहीं है, आपको कोई हार्ट डिजीज तो नहीं है, ब्लड प्रेशर तो नहीं है, कोई ऐसी एक्यूट डिजीजेस तो नहीं है जिसकी वजह से प्रॉब्लम आए. तो जो भी आपका जिस भी टाइप का जॉब रोल है, अगर सपोज आप किसी टूर एंड ट्रैवल इंडस्ट्री में जाते हो, सो टूर एंड ट्रैवल इंडस्ट्री विल चेक अदर थिंग्स. सो दैट इज द थिंग. Okay, ma'am. एनीथिंग एल्स? No, ma'am. Ma'am, what is the Okay. candidate summary sheet? Moving forward. Hello. Hello. Rajdeep, can you please repeat your question? Yes, ma'am. What is that candidate? Ma'am, please go back this slide. Wait. Candidate summary sheet. Yes, ma'am. सो कैंडिडेट समरी शीट क्या होता है? आप जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो उनके पास एक अपनी एक शीट होती है, वो जो आप भरते हो उनके परफॉर्मर के हिसाब से. एक तो आप अपने सीवी खुद अपने हिसाब से बनाते हो, एक उनका भी एक परफॉर्मर होता है जो आप भरते हो. सो दैट इज द कैंडिडेट समरी शीट, जो जो इन्फॉर्मेशन उनके लिए रेलेवेंट है.
आप एक कॉलेज का एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हो, इसी तरह आप जॉब्स के भी एप्लीकेशन फॉर्म्स भरते हो. Okay, ma'am. Okay, ma'am. Is it clear? Yes, ma'am. Now next, now moving forward, selection method. Selection methods बहुत तरीके से होते हैं. सिर्फ एप्लीकेशन फॉर्म के बेसिस पे आपका सिलेक्शन मेथड हो सकता है. आपका सिलेक्शन हो गया, एप्लीकेशन फॉर्म आपका बहुत ज्यादा इंप्रेसिव है, आपका रिज्यूमे बहुत इंप्रेसिव है. इंटरव्यूज होते हैं, वो बहुत टाइप के इंटरव्यू हो सकते हैं, फेस टू फेस, 1-to-1, ये हम डिस्कस करेंगे. पर्सनालिटी टेस्ट एंड एप्टीट्यूड टेस्ट. पर्सनालिटी टेस्ट होता है कि आपकी पर्सनालिटी क्या है. आपको गुस्सा जल्दी तो नहीं आता है, आप बहुत ज्यादा पेशेंट तो नहीं हो, आप बिल्कुल परफेक्शनिस्ट तो नहीं हो, आपका इंटरेस्ट किस डोमेन में है, ये सारी चीजें बोलते हैं पर्सनालिटी टेस्ट. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट एप्टीट्यूड टेस्ट का मतलब है आपको कितनी नॉलेज है. सो लॉजिकल रीजनिंग, मैथ्स, जीके, इंग्लिश, ये सारी चीजें किस में आ जाती हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट में. सो इन सारी चारों चीजों के कॉम्बिनेशन से सिलेक्शन होता है. तो आप एक चीज पे फोकस नहीं कर सकते हो. सपोज इफ आई हैव अ गुड कम्युनिकेशन स्किल, I may crack the interview, but I don't have the knowledge about, say, commerce. So for me, clearing the aptitude test will become a problem. मुझे यही नहीं पता कि what sort of a personality I am. मेरा psychometric test हुआ और उसमें ये आया कि मैं बहुत ज्यादा impatient हूँ, मैं बहुत ज्यादा short tempered हूँ, I am not a team player. तो वो भी मेरे लिए बहुत ज्यादा negative है. So ये सारे selection methods, combination of 4 is used for the selection. Any doubt? Okay, moving No, ma'am. forward. Ma'am. Job interviews. So we have different types of interviews. So first is the structured interview. Structured interview का क्या मतलब है, जहां पर आपका जो भी एक होता है इंटरव्यूअर और एक होता है इंटरव्यूई. सो इंटरव्यूअर कौन होता है, इंटरव्यूअर कौन होता है, जो इंटरव्यू लेता है या इंटरव्यू देता है, जो लेता है. अ पर्सन जो लेता है. A person who takes इंटरव्यू लेता लेता है. है. So interviewer is a person who takes the interview, and interview is absolutely. So interviewer is a person who takes the interview, and interview is the person who gives the interview. Structured interview, मेरे पास एक set of questions है, वो ही set of questions मुझे सबसे पूछने हैं. That is the meaning of structured interview. Unstructured interview, randomly मैंने आपका CV पढ़ा, मुझे पता है कि इससे कुछ भी पूछ सकती हूँ मैं, इससे कुछ भी पूछ सकती हूँ. So I have not prepared in advance कि मुझे कौन कौन से set of questions पूछने हैं. Randomly we are asking different set of questions from different candidates. Yes. Ma'am, I have a doubt that in structured interview, the person who takes the interview should always ask the same questions to every candidates. They don't ask the same question from every candidate, but they have a set of questions. So say they have 50 set of questions. So वो 50 set of questions से ऊपर नीचे जंबल अप होते रहेंगे. Okay, ma'am. Clear? Okay, ma'am. Thank you. Unstructured में random questions आ गए. Mixed interview में क्या हुआ, कुछ random है and कुछ structured है. जैसे structured interview का जो basic question है, generally in every organization mixed interview take place. Mixed interview में जैसे कि what is tell me something about yourself, why do you want to apply for this job, and where do you see yourself after 10 years, and what are your strengths and weaknesses. These are just the structured interview questions. And when they ask other questions apart from this, it becomes the mixed interview. Behavioral interview. So behavioral interview happens when the interviewer is asking the interviewee to give an example of their past employment or any situation that they have gone through and how they have behaved. So let me give you an example. Suppose Akash interviewee है and Rajdeep is the interviewer. अब राजदीप ने आकाश से पूछा कि आकाश आप बताओ कि आपके पिछली ऑर्गेनाइजेशन आप क्यों छोड़ रहे हो.
अब आकाश गिव एन एग्जांपल कि मे बी मेरे सबऑर्डिनेट्स के साथ ऐसा था, या माय बॉस वाज लाइक दिस, और मे बी मेरा घर चेंज हो रहा है, जो भी रीजंस है. अब Rajdeep being the interviewer, he will analyze the situation कि एक्चुअली आकाश क्या कहना चाहता है, और उसके ऊपर से वो उसके बिहेवियरल पैटर्न्स ड्रॉ करेगा. तभी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली कोई जॉब छोड़ रहे हो, जैसे आपने कोई जॉब 6 मंथ्स बाद छोड़ दी, कोई जॉब 8 मंथ्स के बाद छोड़ दी, तो कहते हैं कि आपका स्टेबिलिटी इशू आएगा. व्हाई दे से दैट देयर विल बी अ स्टेबिलिटी इशू? बिकॉज वो आपका बिहेवियर दिखा रहा है, आपका पैटर्न दिखा रहा है कि दिस पर्सन इज नॉट कॉन्स्टेंट, this person has issues. Clear? Yes, ma'am. Now moving forward, stress interview. Stress interview क्या होता है? आपको एक स्ट्रेस वाली सिचुएशन में डाल देंगे, आपको ऐसा फील करवाएंगे that you are in a very stressful situation, and then they will get an idea that how will you perform. So they'll start juggling up that you have different priority tasks. When your manager has given you task A, your manager has given you task B, you have to do task C also, and you have family responsibilities. What will you do? Which task will you prioritize? The deadline is tomorrow, you don't have sufficient time. Will you delay in your work, or will you give it to somebody else? There's no perfection. They'll get you into the situation so that they can see that how will you face it. One-to-one interview, ये तो very easy, as it is defined from the word. There will be a interviewer and a interviewee. उसके अलावा कोई और रूम में present नहीं होगा, and the discussion, the interview take place. Panel interview means when there's an applicant and there are few people involved in it. So a group of people are there and they will take the decision for your hiring. That is a panel interview. Telephonic interview, the interview is happening over the telephone, so it's one-to-one telephonic interview. Video interview, it could be a panel interview over the video call. So that is the video interview. Any doubt in any of the interview? Rakib, stop presenting the screen, Rakib. Rakib. No, ma'am. Yes. Any doubt, anyone? No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. Okay. So that was all about staffing. If you have any doubt, you can ask me.